हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों चलो आज हम लोग ग्रेविटेशन का होमवर्क डिस्कस करते हैं। जो होमवर्क दिया था स्टेज 2 पार्ट बी, इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। उसके अलावा पार्ट डी डिस्कस करना है और स्टेज 4 का पार्ट ए, इसमें 16 क्वेश्चन है। जितने हो पाएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टेज 2 पार्ट बी। इसमें क्वेश्चंस 18 से लेकर के 39 तक हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा है। इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहले लिखा है दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। बिल्कुल सही है बच्चों। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये पहला जो ऑप्शन है सही है। दूसरे में लिखा है गुरुत्वीय स्थिरांक जी अदिश राशि है। जी का मान हर जगह समान होता है, दिशा से स्वतंत्र है, यह अदिश राशि है। वह गुरुत्वीय त्वरण जी सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण जो है ये त्वरण जैसा ही है। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन होता है ना। अगर जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, तो त्वरण जो उस पर लगेगा वो भी किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा, एक निश्चित दिशा है। तो ये भी सही है। तीसरे में लिखा है जी व कैपिटल जी और स्मॉल जी, एक तो सार्वत्रिक नियतांक है और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण है। दोनों का मान हम लोग प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर टॉर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पर हम लोग प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में स्मॉल जी और कैपिटल जी, देखो इसको फाइंड करने के लिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे एक रॉड है, इसके दोनों एंड पर कुछ मास है, इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर यहाँ पर एक मास को रखते हैं, यहाँ पर एक मास को रखते हैं, कुछ ना कुछ इसमें ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा ही होगा। इस वायर का कुछ ना कुछ टॉर्शनल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है ना कि वायर को अगर ऐसे ट्विस्ट कर दें तो अनट्विस्ट होना चाहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा, तो ये टॉर्शनल कांस्टेंट वायर का, इस वाले तार का एक निश्चित टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो यहाँ द्रव्यमान है, अगर इस जगह रखेंगे ऐसे, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इधर जाना चाहेगा और इसमें जो वायर में एक ट्विस्ट आएगा उसको अनट्विस्ट करने के लिए टॉर्क लगेगा। जहाँ इक्विलिब्रियम में होंगे वहाँ पर दोनों के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इधर जो बल आघूर्ण लग रहा है और उस वायर में जो ट्विस्ट आया उसके कारण विपरीत दिशा में जो रीस्टोरिंग टॉर्क हम लोग बोलते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, दोनों जब इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फिर एक बार यहाँ रख करके मेजर करते हैं तो प्रैक्टिकली जी का मान जो है वो पता चल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मिरर रखते हैं, प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, इधर आया, फिर ये थोड़ा सा भी घूमेगा ना थीटा एंगल से, मान लो ये मिरर थीटा एंगल से घूम गया, यानी वायर थीटा एंगल से घूमा, तो जो रे इससे टकरा कर लौट रही है परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं कि कितने कोण से ये डिफ्लेक्ट हुआ है और फिर प्रैक्टिकली इसका मान मिल जाता है, ठीक है। एसएचएम में हम लोग पढ़ेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो लेबोरेटरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 4 पाई इक्वल्स टू एल बाई जी, ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल जी का मान ज्ञात करने के लिए। एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, उसकी लंबाई पहले से फिक्स्ड होती है, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, मान लो 20 ऑसिलेशन में 20 कंपन में कितना समय लगा, उस हिसाब से टाइम पीरियड मिल जाता है। फिर हम लोग
जी का मान लेबोरेटरी में पता कर सकते हैं। तो प्रायोगिक रूप से दोनों का मान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 1 2 3 ये सही है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों सार्वत्रिक नियतांक है। कैपिटल जी तो बदलता नहीं, लेकिन स्मॉल जी अलग अलग जगह पे बदल रहा है, तो ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं कह सकते, यानी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। देखो 19 में क्या लिखा है, इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन क्या है देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 कणों के मध्य 1 मीटर की दूरी है, तो उन पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण 9.8 न्यूटन होगा। देखो बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, और आर स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, यानी कैपिटल जी के बराबर होगा। और कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, बहुत ही कम होता है। 9.8 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में देखो क्या लिखा है, ग्रह के उच्च पलायन वेग मान के लिए हल्की गैसों की वायुमंडल में उपस्थिति बढ़ जाती है, यानी किसी ग्रह का, जैसे हम लोग पृथ्वी मानते हैं, इसकी पलायन वेग है 11 किलोमीटर पर सेकंड, मान लेते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो हम लोग 11 ही बोल दो। ये बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर पलायन वेग बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी अवस्था में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो गैस है उसका एट रैंडम मूवमेंट होता है। आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे, तो उस एट रैंडम मूवमेंट के लिए जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से अगर ज़्यादा नहीं है तो एस्केप नहीं कर पाएगा। यानी पलायन वेग अगर अधिक है तो गैस का जो वायुमंडल का जो एक परत है वो ज़्यादा होगा। वही लिखा है, वायुमंडल में उपस्थिति, हल्की गैसों की वायुमंडल में उपस्थिति बढ़ जाती है, लेकिन अगर पलायन वेग बहुत कम है तो हल्की गैस जो है, हल्की गैस मतलब मास कम है, आप अगर फॉर्मूला पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, VRMS ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT बाई m। T टेम्परेचर है, ये कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, CP बाई CV कहते हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहाँ पर है मोलर मास। हल्की गैस है तो m बहुत कम होगा, तो VRMS ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये VRMS, ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हीट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये RMS स्पीड, वर्ग माध्य मूल वेग या चाल, ठीक है, अगर ये पलायन वेग से ज़्यादा हो जाए तभी तो हल्की गैस बाहर जा पाएगी, लेकिन अगर पलायन वेग ही ज़्यादा है तो ये हल्की गैसें भी वायुमंडल में रह पाएंगी। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है 19 का, ये करेक्ट है। 19 के लिए ऑप्शन नंबर 2 हम लोग सही लिखेंगे। अब देखो थर्ड में क्या लिखा है बच्चों, 2 सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया जा सकता क्योंकि गुरुत्वीय नियतांक का मान अत्यंत अल्प होता है। सामान्य द्रव्यमान की वस्तुएं क्या हो सकती है, 2 वस्तुएं, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 10, 50 या 100 किलोग्राम का, सामान्य वस्तुएं यही हो सकती है ना। तो सामान्य वस्तुओं की हम लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच अगर आप बल की बात करोगे, देखो फोर्स क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि 1 मीटर की दूरी पे रखा है, G का मान 6.67 10⁻⁻11, ये हम लोग हजार किलोग्राम भी ले लेना बच्चों तो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻3 इंटू 10⁻3, 1000 किलोग्राम का भी ले रहे हैं, तब भी ये जो बल आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। यानी 1000 किलोग्राम का भी 2 द्रव्यमान, 1000 किलोग्राम का वस्तु होगा तब भी उनके बीच गुरुत्व बल जो है वो बहुत ही कम होगा। और जनरल जो हम सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं, 10 किलोग्राम 50 किलोग्राम की वस्तुएं, उनके बीच तो और भी कम होगा ना गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है तो हम लोग कैसे उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, मतलब नगण्य ही होगा, अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो ये सही लिखा है, फील नहीं कर सकते इतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स को, थर्ड भी सही है। बस फोर्थ देखो गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ में क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने से घर्षण बल का मान बढ़ता है। घर्षण बल अलग चीज़ है, घर्षण बल अभिलंब बल पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे क्षैतिज सतह पे रखा हो
और तब गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ रहा है, यानी कि mg बढ़ रहा है, तो अभिलंब बल बढ़ जाएगा और घर्षण बल का मान बढ़ सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसे रख दें, एक वॉल को इस तरह से, वॉल के ऊपर एक ब्लॉक को रखा है, ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अभिलंब बल है उसको तो गुरुत्वाकर्षण बल से कोई मतलब नहीं। अब अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ा भी दे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू इंटू नॉर्मल होता है, जब तक एन नहीं बदलेंगे, म्यू नहीं बदलेंगे, घर्षण बल नहीं बदलेगा। तो चौथा स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है। अगर ऐसा लिखता ना कि हो सकता है, तो फिर हम लोग सही कर देते, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, 19। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, वस्तु का भार होगा पृथ्वी के केंद्र पर 0। पहला ऑप्शन में लिखा है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0, सही है। दूसरा लिखा है पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर मान समुद्र तल के मान का 1/4 होगा। समुद्र तल यानी पृथ्वी का सतह ही है। पहला स्टेटमेंट तो सही था, समुद्र तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, यानी h/r जो हम लोग लिखते हैं ना इसमें, ये भी r/r, तो 2 आ जाएगा g/2 का स्क्वायर, यानी g/4, 1/4 हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड में लिखा है सभी उपग्रहों में समान होगा। क्या वस्तु का भार सभी उपग्रहों में, वस्तु का भार सभी, अच्छा आप समझ में है, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो पृथ्वी के सापेक्ष जो ग्रह है वो चक्कर लगा रही है, तो ग्रह पे भारहीनता का आभास होता है। जितने भी उपग्रह हैं, हर उपग्रह पर, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा नहीं होता, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो हर उपग्रह पर जो वस्तु का भार होगा वो 0 होगा और समान होगा। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो रही है, तो अगर नेचुरल, मान लो हम लोग चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का अपना खुद का गुरुत्वीय त्वरण होता है, वहाँ पर वस्तु का भार 0 नहीं होगा। यानी ये थर्ड जो है ना, उतना सुटेबल तो है नहीं, ठीक है। थर्ड कुछ स्पेशल केसेस में अगर आर्टिफिशियल, वहाँ क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो हम लोग थर्ड आंसर भी लिख पाएंगे। कृत्रिम उपग्रह है तो ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथे में लिखा है पृथ्वी की सतह से के सभी बिंदुओं पर वस्तु का भार समान होता है। ये तो गलत है ना, अलग अलग जगह गुरुत्वाकर्षण में घूर्णन के कारण प्रभाव पड़ता है। पोल पर यानी ध्रुवीय स्थिति पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम लोग विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाता है। तो अलग अलग जगह वस्तु का भार भी अलग अलग होगा। फोर्थ तो गलत है, 1, 2 सही है, थर्ड कुछ स्पेशल केस में सही हो सकता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में लिखा है पृथ्वी को समरूप घनत्व का गोला मानते हुए गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। यानी कि हमने पहले समरूप घनत्व का एक गोला मान लिया। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में लिखा है, पहला लिखा है पृथ्वी के बाहर स्थित बिंदु पर केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम लोग बात करें, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो, ठीक है ना, ये दूरी है और ये परिमाण है, गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण, क्योंकि ऋणात्मक होता है तो परिमाण की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे समानुपाती और यहाँ पर वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले में लिखा है पृथ्वी के बाहर स्थित बिंदु पर केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पहला स्टेटमेंट सही लिखा है।
दूसरे में क्या है, पृथ्वी के बाहर स्थित किसी बिंदु पर केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बाहर में व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरे में लिखा है पृथ्वी के अंदर स्थित बिंदु पर शून्य नहीं होता, अलग अलग जगह अलग अलग होता है और वो दूरी के समानुपाती होता है। और ऐसा ही ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है अंदर स्थित बिंदु पर केंद्र से दूरी के समानुपाती, यानी 21 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। अब 22 में आते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है। अच्छा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगता है तो कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेट करते हैं, मिटाते हैं इन सबको। देखो बच्चों 22 में क्या लिखा है, m व 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं अनंत दूरी पर विराम अवस्था में है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन दोनों एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। g गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, तब r दूरी पर दोनों वस्तुओं की कुल ऊर्जा शून्य होगी। अनंत पर था विराम में तो गतिज ऊर्जा क्या थी, शून्य, और अनंत दूरी पर है तो स्थितिज ऊर्जा भी शून्य, यानी कुल ऊर्जा शून्य थी पहले। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, किस कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे फिर से यांत्रिक ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी, यानी पहले शून्य था, अभी भी पूरे निकाय की यांत्रिक ऊर्जा शून्य होगी। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में लिखा नजदीक आते वक्त इनकी सापेक्ष वेग का परिमाण, सापेक्ष वेग का परिमाण हमें ज्ञात करना है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4m है, दूसरा m द्रव्यमान है, एक का वेग v1 दूसरे का वेग v2, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है ना बच्चों, इनके बीच की दूरी r है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और दूसरा नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके जो v1 आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g क्या लिखते हैं, m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आता है ना सॉल्व करके। स्टेज 2 के क्वेश्चन में था ऐसा। टू जी एम स्क्वायर बाई एक डी भी आता है, डिस्टेंस छूट गया, डिस्टेंस इनके बीच का आ रहा है, ऐसा फॉर्मूला आता है v1। फिर v2 की बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 2g m1 स्क्वायर बाई r m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर अनंत दूरी से आ रहा है, ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी r हो गई तो दोनों के एक दूसरे के पास आने के लिए सापेक्ष वेग चाहिए हमें, यानी सामीप्य वेग आप कह सकते हो v1 प्लस v2। इसमें देखो ये नीचे वाला टर्म सब कुछ कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर है, यानी मैं ऐसे कह दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाई r m1, ये m1 लिखा है, ठीक है, m1 प्लस m2 ऐसा लिख दिया। ऊपर में यहाँ पर क्या है m2, यहाँ पर m1, तो m2 प्लस m1 एक रूट से हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g m1 प्लस m2 बाई r, ये फार्मूला होता है। अब m1 कितना दिया हुआ है m, m2 कितना है 4m, तो 5 2 जा 10, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10g m बाई r। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, यही तो लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 10g m बाई r, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब चाहो तो पहले लिख दो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, एक इक्वेशन आएगा। दूसरा इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 था, अभी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस g m1 m2 बाई r। तो इनिशियल फाइनल एनर्जी को इक्वल कर दो, एक रिलेशन आया v1 v2 के बीच मोमेंटम से, दूसरा रिलेशन आ गया समवेग से, दोनों को हल करेंगे v1 v2 आ जाएगा।
फिर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अलग अलग तरीका है, अदरवाइज क्लास में मैंने जो बताया था कि डिफ्रेंशिएट करके आप सॉल्व कर लो, वो भी तरीका है। हर तरीके से आप प्रोसेस अगर आपका सही है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये 1 और 2 हो गया। थर्ड में देखो क्या लिखा, वस्तुओं की कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है ना। जब v1 v2 मिल गया है तो सिंपल ही आप इसको स्क्वायर करोगे, हाफ से 2 कट जाएगा, इसमें भी हाफ से 2 कट जाएगा, m1 m2 दोनों में कॉमन आएगा, m1 प्लस m2 कट जाएगा, यानी कि आएगा g/r और m1 m2 गतिज ऊर्जा है। m1 m2 करेंगे तो कितना आएगा 4m स्क्वायर, सही है। यानी कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी, थर्ड ऑप्शन भी सही है। सॉल्व करके देखोगे यही आ जाएगा, है ना। उसके बाद फोर्थ में क्या लिखा है, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष दोनों कणों का कुल कोणीय संवेग शून्य होगा। हम लोग कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, कहीं भी, यहां मान लें, ऐसे लंब ड्रॉ कर दो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। इसका एंगुलर मोमेंटम होगा m1 v1d, इसका होगा m2 v2d, एक का पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा का नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि m1 v1 और m2 v2 इक्वल है तो दोनों एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 22। अब हम लोग 23 में आते हैं। में क्या लिखा है, माना V तथा E क्रमशः गुरुत्वीय विभव या गुरुत्वीय क्षेत्र हैं, तो सही कथनों का चयन कीजिए, सही विकल्प। देखो एक तो ठोस गोला है, एक गोलीय कोश है। हम लोग यहाँ पर ये मॉड ले लेते हैं, ठीक है। अब गोलीय कोश में अंदर तो शून्य होता है, उसके बाद ये ऐसे आता है, नेगेटिव में आता है, नीचे रखो या फिर आप इसको मॉड में ले लो, हो गया यार। पोटेंशियल की बात करें तो अंदर में तो कांस्टेंट ही होगा, उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ठोस गोला, ठोस गोला में देखो अलग अलग ग्राफ में ड्रॉ कर दे रहा हूं बच्चों। गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें तो ठोस गोले में पहले समानुपाती होता है, उसके बाद ऐसे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर विभव की बात करें तो पहले तो ऐसे आता है, फिर उसके बाद इस तरीके से बन जाता है। कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस, सिर्फ ये डिसकंटिन्यूअस है सतत, बाकी सारा ग्राफ सतत होगा, सिर्फ ये वाला डिसकंटिन्यूअस है जिसको हम लोग बोलते हैं विविक्त, ठीक है। तो खोखले गोले के लिए ई और आर का ग्राफ विविक्त है, डिसकंटिन्यूअस है, पहला सही है। बाकी सब जगह जो भी सतत सतत है ना, दूसरा और चौथा, ये सही होगा। दूसरे में लिखा है खोखले गोले के लिए वी आर ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेकिंग तो नहीं है। तीसरे में लिखा है ठोस गोले के लिए ई आर ग्राफ, ये डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं है बच्चों, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब होता है सतत, ग्राफ लगातार है, कहीं ऐसे टूटी फूटी लाइन नहीं है, समझ गए ना। यहां तक 0 फिर अचानक से बढ़ गया, ऐसा नहीं होता उससे। फिर फोर्थ में लिखा है ठोस गोले का वी आर, ये भी सतत होता है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। अब 24 में आ जाओ।
24 में क्या लिखा है देखो, उपग्रह का वृत्तीय कक्षा में कक्षीय चाल स्क्वायर रूट ऑफ gm/r होता है। आवर्तकाल t स्क्वायर समानुपाती r³ के, ये भी होता है। गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर होता है। कुल ऊर्जा माइनस gm1m2/2r है, तो गतिज ऊर्जा इसी का धनात्मक हो जाएगा, ये भी सही है। स्थितिज ऊर्जा लिखा है माइनस gmm/2r, 2r नहीं होता, सिर्फ r होता है, तो फोर्थ गलत है, 1 2 3 सही है। 25 क्या लिखा है, ग्रह से पलायन वेग किस पे निर्भर करता है? अगर सतह से फेंक रहे हैं तो दिशा से स्वतंत्र होता है, जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। लेकिन जिस ग्रह से फेंक रहे हैं उस ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। स्थिति मतलब सतह से ऊपर से फेंक रहे हैं, केंद्र से फेंक रहे हैं, कहाँ से फेंक रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहला लिखा वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र, गलत हो गया। दूसरा लिखा ग्रह के द्रव्यमान पर, बिल्कुल डिपेंड करता है, 2gm/r, ये तो ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल है। फिर ग्रह की औसत त्रिज्या, इस पर भी डिपेंड करता है। और लिखा है औसत घनत्व, घनत्व पे तो डिपेंड करेगा ना बच्चों, 4/3 πr³ ρ/r। तो देखो r से ये r² हो जाएगा, फिर घनत्व पे भी डिपेंड करेगा, तो 2 3 4 तीनों सही हो जाएंगे। अब 26 नंबर में आ जाओ। गलत कथनों का चयन कीजिए। गलत, सबसे पहले लिखा है दो वस्तुओं के मध्य एक मोटा अवरोधक पदार्थ रखकर एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर गुरुत्वीय क्षेत्र को अवरोधित किया जा सकता है। देखो बच्चों, दो वस्तु के बीच का गुरुत्व बल किसी भी तीसरे वस्तु के प्रेजेंस से स्वतंत्र होता है। दूसरा वस्तु उपस्थित हो या अनुपस्थित फर्क नहीं पड़ता, आप इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम रख दो, कोई दूसरी चीज रख दो या हटा दो, इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल था आपस में वो नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ और रख दिया तो इस पर कुल बल बदल सकता है, क्योंकि इसके रखने से ये और एक एक्स्ट्रा आकर्षण बल लगाएगा ना, कुल बल बदल जाएगा, लेकिन उन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बदलता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है बदल सकते हैं या अवरोधित किया जा सकता है, गलत है। हमें गलत कथन बताना था, तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में देखो क्या लिखा है, वस्तु का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान व प्रक्षेपण पर निर्भर नहीं करता है। सही तो है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, किस कोण पे फेंक रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता, ये सही है। सही आंसर नहीं करना, गलत आंसर करना है। तीसरे में लिखा है गुरुत्वीय त्वरण का मान घूर्णन के साथ बढ़ता है, बढ़ता थोड़ी घटता है ना, गलत लिख दिया ये तो। g' = g - ω² r cos² θ। तो जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाते जाओगे ये कम होता जाएगा। फिर फोर्थ में लिखा है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर वस्तु द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। तो जितना बल पृथ्वी किसी वस्तु पर लगा रहा है, पृथ्वी पर भी वस्तु उतना ही बल लगाएगा, अधिक या कम नहीं लगाएगा। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, अब 27 में आ जाएंगे। अब देखो बच्चों 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर समान द्रव्यमान के दो उपग्रह समान कक्षा में गतिशील है, परंतु उनके परिक्रम की दिशा विपरीत है। दो उपग्रह एक ही कक्षा में हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो टकराएंगे ना। वे अप्रत्याशित टक्कर कर एक साथ चिपक जाते हैं। चिपक गए तो कुल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, संवेग जीरो हो गया, वो सीधा सीधा धरती की तरफ गिरने लग जाएगा। टक्कर के तुरंत पहले व बाद में निकाय की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, स्थितिज ऊर्जा तो वही रह गई ना, उसके बाद गिरना शुरू होगा।
टक्कर के तुरंत पहले व बाद में निकाय की कुल ऊर्जा का अनुपात। देखो बच्चों, कुल ऊर्जा की बात करें तो जितनी स्थितिज ऊर्जा थी उसका आधा क्या था, गतिज ऊर्जा परिमाण में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। गतिज ऊर्जा जैसे ही शून्य हो गई तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही उसकी ऊर्जा रह जाएगी, यानी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा? डबल मतलब देखो मैं लिख के समझाता हूँ। डबल क्या, 27। हम लोग ऐसे कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी K है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -2K होता है क्या, और टोटल एनर्जी क्या होती है, इन दोनों का सम यानी -K। अब देखो ध्यान देना, पहले जो एनर्जी थी वो -K थी, अब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -2K। यानी अब फाइनली टोटल एनर्जी बाद में ये हो जाएगा -2K के बराबर, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 नहीं हो जाएगा। फाइनल बाय इनिशियल लिख दें तो 2:1। टक्कर के पहले और बाद में कुल ऊर्जा 1:2, 27 का 1। उसके बाद लिखा है टक्कर के पश्चात संयुक्त द्रव्यमान उसी कक्षा में निरंतर गति करेंगे। टक्कर के पश्चात तो वो नीचे आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है टक्कर के पश्चात संयुक्त द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर गिरेंगे, तो सही लिखा है ऑप्शन नंबर 4। सेकंड है ना, ये पहला वाला नहीं, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। चलो ये 27 हो गया, अब 28 में आ जाते हैं। 28 में लिखा है विलगित खोखले गोलीय कोश के अंदर, यानी आइसोलेटेड हॉलोस्फीयर है, उसके अंदर में सभी जगह विभव शून्य है। गुरुत्वीय विभव शून्य नहीं होता बल्कि -gm/a होता है, या -gm/r लिखते हैं, नियत होता है। तो पहला लिखा है सभी जगह गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य, गुरुत्वीय क्षेत्र तो शून्य होता है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा लिखा है सभी जगह गुरुत्वीय विभव समान होते हैं, गुरुत्वीय विभव भी समान, ये भी सही है। चौथे में लिखा है सभी जगह गुरुत्वीय क्षेत्र समान होते हैं, सभी जगह गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होता है, और शून्य तो है समान ही होगा ना, यानी 28 भी हो गया। 28 का 2, 3, 4। अब 29 में आते हैं, इन सबको मिटाएं। देखो बच्चों 29 में क्या लिखा है, 3m द्रव्यमान के कण L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब लंबाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा और किया गया कार्य। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है ना, स्टेज 3 पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 16 में देखो तो वही सेम टू सेम है क्या। इसका आंसर थर्ड था, -3gm²/12। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और लंबाई बढ़ाने में स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगी, लंबाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो सिंपल ही है, इसको फिर से हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी स्थितिज ऊर्जा थी -gm²/L × 3, बाद में हो जाएगा 12 × 3। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, 3 और 4 इनकरेक्ट है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। 30 में देखो क्या लिखा है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो कृत्रिम उपग्रह है जो चारों तरफ घूम रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक t = 0 से समय के साथ नियत दर से घटना शुरू होता है, तब उपग्रह का पथ कैसा होगा। एक बार ध्यान देना बच्चों, इसको समझा दूं मैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। कोणीय संवेग ये नियत होगा, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बल आघूर्ण शून्य होगा, जो भी बल लगेगा वो दोनों को मिलाने वाली, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होगा।
ठीक है, ऐसा है। तो अगर पृथ्वी के केंद्र से होते हुए किसी अक्ष की कल्पना करें, उस अक्ष के अनुदेश उपग्रह का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा, क्योंकि बल आघूर्ण ही शून्य हो गया। तो हमने ऐसा लिख दिया, या फिर आप लिख सकते हो वी आर नियत है, वी स्क्वायर आर स्क्वायर भी नियत ही होगा, कांस्टेंट। द्रव्यमान नियत है तो वी आर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। v की वैल्यू होती है √gm/r, तो v स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, gm/r, और वाइटल वेलोसिटी कक्षीय चाल। अब एक काम करो, ऐसे लिख दो v स्क्वायर r या v स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर लिख दिया, बाई r इक्वल्स टू gm। ये समझ में आ रहा है? देखो तो क्या लिखा है। इस r को इधर ले आए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि v स्क्वायर gm/r के बराबर है, ऐसे भी कह लो। हमें g और r के बीच रिलेशन चाहिए बच्चों, ध्यान देना। मैंने क्या किया है, इस r को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो v स्क्वायर r आ गया, उसके बाद r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर हो गया v स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे है सिर्फ r, और v स्क्वायर r स्क्वायर नियत है, तो ये पद नियत है, ये पद नियत है, g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। बस हो गया। g का मान कम हो रहा है तो r का मान बढ़ जाएगा, g कम हो रहा है ना, r बढ़ता जाएगा, तो ग्रह जो घूम रहा था वो अब ऐसे बाहर की तरफ जाने लग जाएगा। समझ रहे हो? r बढ़ रहा है ना, इसलिए। तो पहले में लिखा है पथ लगातार पृथ्वी के केंद्र से दूर की ओर सर्पिलाकार होता है। पहला स्टेटमेंट सही है, हमेशा बाहर की तरफ ऐसे स्पाइरल आउट होगा, ठीक है। दूसरा लिखा है कि पथ लगातार केंद्र की ओर, केंद्र की ओर तो नहीं, केंद्र से दूर जा रहा है, गलत हो गया। तीसरे में लिखा है पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग नियत बना रहता है, ये भी सही है। चौथे में लिखा है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है जब ये केंद्र से दूर जाएगा, -gm/r, ऐसा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। r का मान बढ़ाओगे, इस पूरे का मान सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम हो गया तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जाएगा ना, जैसे -3 था, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ, बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया 30 का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। थर्टी वन में देखो बच्चों क्या लिखा है, माना सूर्य का एक उपग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, यह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच है, तब उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। अच्छा ठीक है, एक ही r दूरी पर है, दूसरा 2r दूरी पर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, t² प्रोपोर्शनल टू r³। यहां पर पृथ्वी है, यहां पर कोई दूसरा उपग्रह, ऐसा मान लेते हैं। तो आवर्तकाल हमें बताना है, देखो पृथ्वी के लिए तो 365 दिन है, इसके लिए ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, t/365 का स्क्वायर r/2r टू द पावर 3, r से r कट जाएगा, t की वैल्यू 365 गुना 1/2 पे पावर 3/2, यानी 2√2। अब ये सॉल्व करके 129 दिन आता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में लिखा 183, तो दूसरा गलत है। तीसरे में देखो क्या लिखा, उपग्रह की चाल पृथ्वी के पलायन वेग के समान होगी,
पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होगा? माइनस ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/2r, रूट gm/r, और यही तो है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल। ये भी सही है, ये पृथ्वी का पलायन वेग और ये इस ग्रह के लिए कक्षीय चाल, दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन सही। चौथे में लिखा है उपग्रह का त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 4 गुना होगा। दूरी आधी हो गई तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, g = gm/r², ऐसा लिख दो। समझ में आ रहा है? उस हाइट पर। तो जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर इस दिशा में, यहाँ पर इस दिशा में जो त्वरण है, r को डबल करने पर 1/4 हो जाता है, यानी पृथ्वी का 1/4 है, यहाँ पर 4 गुना होगा। ठीक है ना? तो अब देखो क्या लिखा है, उपग्रह का त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 4 गुना, सही लिखा है। ठीक है, तो ये 31 भी करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिखा है एक समान द्रव्यमान के किसी ग्रह के 2 उपग्रह वृत्तीय कक्षाओं में आवर्तकाल 32 दिन तथा 256 दिन के साथ घूमते हैं। ऐसा लिखा है असल में कि एक ग्रह है, उसके 2 उपग्रह समान द्रव्यमान के। ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, मिस प्रिंट भी है। तो समान द्रव्यमान के 2 उपग्रह हैं जो एक ग्रह की वृत्तीय कक्षाओं में अलग अलग आवर्तकाल 32 और 256 दिन के साथ घूमते हैं। पहले के लिए त्रिज्या x है तो दूसरे के लिए त्रिज्या बतानी है और यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संबंध बताना है। ठीक है, T2/T1 का स्क्वायर R2/R1⁻3, दूसरे का है 256, पहले का था 32, दूसरे का हमें पता नहीं, और पहले की त्रिज्या है x, बस पावर 3। देखो तो इससे 8 बार में कट जाएगा, तो स्क्वायर कर देते हैं 64, क्यूब रूट कर देते हैं 4, R2 की वैल्यू 4x, त्रिज्या 4 गुनी होगी 4x, सेकंड में लिखा है, पहले में तो 8 गुना लिखा था। अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, द्वितीय की कुल यांत्रिक ऊर्जा प्रथम से अधिक होगी। दूर में है ना, तो दूर में इसका मतलब उसकी जो ऊर्जा होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, और द्वितीय की गतिज ऊर्जा प्रथम से कम होगी। खैर, कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है -gmm/2r। अब ध्यान देना, r की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, नेगेटिव है यानी ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? -4 था, फिर -2 हो गया, तो -4 से ज्यादा हो गया ना, बढ़ जाएगा। जैसे ही आप r को बढ़ाओगे इसका मान कम होगा, लेकिन माइनस है तो ओवरऑल बढ़ जाएगा, ये कुल यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है द्वितीय की गतिज ऊर्जा प्रथम से कम होगी। द्वितीय की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों? दूसरे के लिए 2 × 4x और पहले का 2 × x, ये है v1, ये है v2। v2 कम है तो गतिज ऊर्जा तो कम हो जाएगी ना, दूसरे की गतिज ऊर्जा कम है, सही लिखा है। अब 33 में आ जाओ।
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह के लिए सूर्य के केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग स्थिर रहेगा। सही है, कोणीय संवेग स्थिर रहता है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन लिखा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो दूरी के साथ बदलेगी ना, गलत है, स्थितिज ऊर्जा स्थिर नहीं रहेगी। तीसरे में लिखा गतिज ऊर्जा स्थिर है। जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आएगा, सॉरी ग्रह है ना, सूर्य के जैसे जैसे पास आएगा उसकी गति बढ़ती जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है, तो स्पीड बढ़ेगा, स्थिर नहीं रहेगा काइनेटिक एनर्जी। थर्ड में लिखा कुल यांत्रिक ऊर्जा। सही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। 34 में आ जाओ, क्या लिखा है? पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक कण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला लिखा है भूमध्य रेखा की चाल न्यूनतम है, रेखीय चाल, v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा सबके लिए सेम है, r जिसका ज़्यादा होगा v उसका ज़्यादा हो जाएगा। भूमध्य रेखा के लिए r सबसे ज़्यादा, v ज़्यादा होगा। इसमें लिखा है न्यूनतम, गलत लिखा है। फिर लिखा भूमध्य रेखा पर कोणीय चाल अधिकतम, कोणीय चाल तो सबका समान होगा। तीसरे में लिखा है ध्रुवों पर रैखिक चाल न्यूनतम, ये सही लिखा है। चौथा लिखा है भूमध्य रेखा पर कोणीय चाल, एक तो तीसरा ऑप्शन सही है, और भूमध्य रेखा पर कोणीय चाल कितना हो जाएगा 2π/t, और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 24 × 3600, तो ये सॉल्व करके आएगा 7.3, जो दिया है ना उतना ही आता है, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35। में देखो क्या लिखा है। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। इसकी गतिज ऊर्जा 1/r से परिवर्तित होगी। उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या में घूम रहा है, और वाइटल वेलोसिटी gm/r। गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी gmm/r, टोटल एनर्जी gmm/2r। ठीक है, तो पहला लिखा है गतिज ऊर्जा 1/r के प्रोपोर्शनल है। सही है। फिर दूसरा है कोणीय संवेग। अगर हम लोग कोणीय संवेग की बात करें mvr √(gm/r) √gmr, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल, ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा गलत होगा। तीसरे में लिखा है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग क्या mv0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, तीसरा सही होगा। चौथे में लिखा है परिक्रमण की आवृत्ति। देखो बच्चों, टाइम पीरियड r⁵ के प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी 1/r⁵ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जिसमें फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, आवृत्ति की बात की गई है, सही है। अब हम लोग 36 में आते हैं। में लिखा है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के पलायन वेग से आधे कक्षीय वेग से पृथ्वी के पलायन वेग के आधे कक्षीय वेग से वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी की त्रिज्या r व उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, अचानक वो रुक जाए और मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ कर दे तो पृथ्वी के तल से v वेग से टकराता है। देखो हम लोगों ने पैसेज 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों। पैसेज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 8,
कितनी दूरी पर होगा और किस वेग से टकराएगा, यही तो है सेम टू सेम। पलायन वेग के परिमाण की आधी चाल से चक्कर लगा रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका आंसर सेकंड और फोर्थ। बिना कैलकुलेशन के कह दें सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 and 8 पैसेज 3, ठीक है ना। स्टेज 3 पार्ट 1 उसका जो पैसेज 3 है वही है ये। तो 33 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 37 में आते हैं बच्चों। 37 में लिखा है एक छोटा ग्रह V चाल से एक भारी तारे के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर T परिक्रमण काल से गति कर रहा है, यानी R रेडियस है, T टाइम पीरियड है और V ऑर्बिटल वेलोसिटी। यदि ग्रह व तारे के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल R के व्युत्क्रमानुपाती है तो V R पे निर्भर नहीं करता। R अच्छा ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं, पहले लिख दें क्या लिखा है। गुरुत्वाकर्षण बल ये 1/R के समानुपाती है, मतलब R के व्युत्क्रमानुपाती। इसको C/R लिख दें। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/R होता है ना, अभी केंद्रीय बल। तो देखो यहां से V क्या आ गया, नियत आ गया क्या, कांस्टेंट। V नियत आ गया। पहले ऑप्शन में लिखा है कि V R पे निर्भर नहीं करता है, पहला ऑप्शन सही लिखा है। दूसरे में लिखा है R को बढ़ाने पर V बढ़ता है, R को बढ़ाओ कुछ करो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे में लिखा है R के बढ़ाने पर T बढ़ता है, T हो जाएगा 2πR/V। V कांस्टेंट है तो T R के समानुपाती हो गया, R को बढ़ाएंगे T बढ़ेगा, सही लिखा है। और चौथे में लिखा है T R पे निर्भर नहीं करता, कर तो रहा है, हो गया 1 और 3। 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों 38 में क्या लिखा है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु से विराम अवस्था में गिराया जाता है, ठीक है ना। m द्रव्यमान का वस्तु है और r दूरी से, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी से गिराया गया है। यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या कैपिटल R है। यदि वायु का प्रतिरोध अप्रभावित है, अप्रभावित मतलब नगण्य ही है, तथा यह वेग v से पृथ्वी की सतह से टकराता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो हमें v का मान बताना है r के अलग अलग वैल्यूज के लिए। सबसे पहले तो देखो क्या लिखा है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब अनंत पे ही मान लो। अनंत पे तो किस वेलोसिटी से आएगा, एस्केप वेलोसिटी से। इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2GR, पहला सही है। फिर देखो बच्चों, अगर केंद्र से r दूरी पर है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, -gmm/2r। जब सतह पर आएगा तब उसकी ऊर्जा हो जाएगी -gm/r प्लस हाफ mv²। हमें क्या चाहिए, v का मान चाहिए ना। तो v का मान कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको इधर ले आओ, अभी v²/2 रहने दो, इसको जब इधर लाओगे तो gm आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r माइनस 1/2r। तो v की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, gm को हम लोग gr लिख देते हैं,
बस अब आर की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा, है ना। आर 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 कुछ और मिस हो गया क्या? क्योंकि आर से आर कट जाएगा, एक आर मिस हो गया। काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम बाई 2 आर, ये भी ठीक है, ये जी आर स्क्वायर होता है ना। अब ठीक है, जीएम की वैल्यू जो है बच्चों जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ये होता है स्मॉल जी के बदले, तो ये जी आर स्क्वायर। अब क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करते जाना है। देखो दूसरे में 2r, आप यहाँ पे 2r पुट कर दोगे, ये आ जाएगा 4r, और 4r सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/2, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारा ऑप्शन चेक कर सकेंगे। v वेग से पृथ्वी की सतह पर टकराता है, g के टर्म में हमें आंसर करना है माइनस जी एम एम। अच्छा यहाँ पर विराम से चल रहा था ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो नहीं है, विराम अवस्था में है, तो नहीं आएगा, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगी। अब सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 2r पुट करोगे दूसरे ऑप्शन के लिए, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, रूट जी आर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक करोगे गलत आएगा। बस आपको क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करते जाना है और फिर चेक करना है कि v का जो मान दिया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। 39 अब सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों 39 में क्या लिखा है, 39 का जो ऑप्शंस है ना, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो इसका मैं इंग्लिश मीडियम में आपको रीड करके सुना दूंगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो। एक बार समझ लो, ये मान लो पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, और ऐसे हम लोग मिला लेते हैं एक रेखा, $90 डिग्री लग रहा है, ये पॉइंट P अलग अलग जगह हो सकता है अभी तो अब इसमें ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है, ये दूरी h है, ये रेडियस r है, ये एंगल को कुछ मान लो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल को अल्फा कह देते हैं। अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यानी कि अलग अलग ध्रुव है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसके चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये विषुवतीय रेखा होगी यानी भूमध्य रेखा, उसके साथ जितना एंगल ये बनाएगा ना, ये पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और ये जो एंगल थीटा है ये कहलाता है को लैटिट्यूड। समझ में आया, एक है लैटिट्यूड, दूसरा को लैटिट्यूड। तो इंग्लिश में सही लिखा है, लैटिट्यूड और को लैटिट्यूड लिखा है, यहाँ बस अधिकतम न्यूनतम लिखा है स्टेटमेंट में, और कुछ डिटेल में लिखा नहीं है, तो मैं इसका जो ऑप्शन है वो इंग्लिश वाले से पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार सुनो, मैं समझा देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन लिखा है मिनिमम को लैटिट्यूड ऑन अर्थ,
ये है कोल लैटिट्यूड। मिनिमम कोल लैटिट्यूड ऑन अर्थ अप टू विच सैटेलाइट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज साइन इनवर्स r बाई r प्लस h। देखो अलग अलग जगह थीटा अलग अलग होगा, यहाँ तक इससे जो रेज जाएंगे रेडिएशन वो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद तो पृथ्वी पे आएगा नहीं, बाहर चला जाएगा ना। यानी अधिकतम होगा मैक्सिमम कोल लैटिट्यूड, मिनिमम नहीं मैक्सिमम कोल लैटिट्यूड कितना होगा, उसके लिए आप इसमें साइन थीटा लिख सकते हो बच्चों। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस r बाय r प्लस h, तो थीटा साइन इनवर्स r प्लस r बाई h। तो ये असल में मैक्सिमम कोल लैटिट्यूड है ना कि मिनिमम। तो इसके दो ऑप्शंस, पहले में लिखा है मैक्सिमम, पहले में मिनिमम और दूसरे में मैक्सिमम। दूसरा क्या स्टेटमेंट है एक बार सुन लो बच्चों, लिखा है ऐसा, मैक्सिमम कोल लैटिट्यूड ऑन द अर्थ अप टू विच सैटेलाइट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज साइन इनवर्स r बाई r प्लस h। यानी अधिकतम ये कोल लैटिट्यूड का मान, थीटा का मान, जिसके लिए कि यहाँ से कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा जा सके पृथ्वी पर, वो कितना हो पाएगा, वो कौन होगा, साइन इनवर्स r बाई r प्लस h अधिकतम। ठीक है ना। वो हिंदी मीडियम में कुछ और ही लिखा है, देखो उसका भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है पहला ऑप्शन, संचार के लिए पृथ्वी के ऊपर उपग्रह को न्यूनतम साइन इनवर्स r बाई r प्लस h के कोण पर स्थित करते हैं। कोण किधर से वो कुछ लिखा ही नहीं है, खैर जो भी, अगर हम लोग ऐसे मानते हैं तो वो अधिकतम मान होगा कोल लैटिट्यूड, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर लिखा है कितने क्षेत्रफल इस उपग्रह से पृथ्वी पर छोड़ा गया क्षेत्रफल, ऐसा नहीं है, क्या है वो मैं फिर से आपको बताता हूँ। इंग्लिश वाले में देखो क्या लिखा है, एरिया ऑन द अर्थ स्केप्ड फ्रॉम दिस सैटेलाइट। असल में ये कितना एरिया कवर करता है वो चीज है, तो स्केप्ड फ्रॉम द सैटेलाइट कितना एरिया बच गया वो हमें फाइंड करना है, समझ रहे हो। इतना सा एरिया तो कवर हो गया, इसके बाद का एरिया बच गया, तो पहले हमें इतना सा एरिया निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। सॉलिड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है एक बार पहले समझ लो, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए इसका सॉल्यूशन। ध्यान देना, अगर ये कोण थीटा है तो ये जो एक कटोरी जैसा पार्ट बनेगा ना, काट के अलग कर दिया, समझ पा रहे हो, इस वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो हम लोग ऐसे निकालते हैं। पहले ये सॉलिड एंगल ओमेगा, त्रिज्या r, तो सॉलिड एंगल होता है a बाई आर स्क्वायर, और सॉलिड एंगल को थीटा के टर्म में ऐसे लिखते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है बच्चों। तो a का मान 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं थीटा। अब यहाँ पर थीटा के बदले क्या है, अल्फा है, ध्यान देना। अगर आप इसको अल्फा लिख रहे हो, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा, ये फॉर्मूला हो गया कितना, जिसको कवर कर रहा है। हमें क्या चाहिए, जो कवर नहीं कर रहा, तो असल में हमें क्या चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया चाहिए, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा, तो 4 माइनस 2, पहले तो कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, देख रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर था ना पूरा एरिया, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं, तो आएगा इतना इंटू कॉस एल्फा। फिगर में देखो तो अल्फा प्लस थीटा, क्या ये 90 डिग्री नहीं है, इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना,
1 माइनस कॉस एल्फा आया, कॉस एल्फा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। बोलो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। अब जरा देखो कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं। 1 प्लस, थर्ड ऑप्शन में लिखा है ऐसा, तो असल में कौन सा सही होगा इसका, अधिकतम वाला यानी सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो रह गया कुछ क्वेश्चंस उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे 16 तक। फिर होमवर्क आज के लिए रहने देते हैं, है ना बच्चों, हालांकि और भी हैं कुछ डिस्कस करने को। 15, 16 में अगर नहीं पढ़ाते तो 17, 18 थोड़ा होमवर्क दे दो, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होमवर्क मैं दे देता हूँ। 16 तक दे दिया था, होमवर्क में लिख देता हूँ बच्चों। होमवर्क होगा ग्रेविटेशन, स्टेज 4 पार्ट ए। इसमें कहाँ तक दिया हुआ है, 16 तक दिया हुआ है, 17 से 33, 17 to 33 यह होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।